ओके, सो होप सो आप सबने सेकेंड लेक्चर प्रॉपरली किया होगा, ठीक है। बिकॉज जितने भी इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं लाइक GNP, GDP, NNP, NDP, देन ग्रॉस वर्सेस नेट, कांस्टेंट प्राइस वर्सेस करंट प्राइस, मार्केट प्राइस वर्सेस फैक्टर कॉस्ट, ये सारे टर्म्स हमने डिस्कस किए थे पिछली क्लास में। एंड हमने छोड़ा था वहाँ पे वो लास्ट जो टॉपिक था, आई थिंक GDP डिफ्लेटर हमने सबसे पहले शुरू किया था। रियल GDP हमने देख लिया था। अच्छा, रियल GDP है क्या? सिंपल सी भाषा में बोलें तो GDP एट रियल, वर्ड से देखो आप, कांस्टेंट प्राइस, राइट, एंड नॉमिनल, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, इन्फ्लेशन की वजह से GDP ग्रोथ ज़्यादा दिखती है, तो ये इसमें इन्फ्लेशन भी इंक्लूड हो जाता है। तो ये आपका था GDP एट करंट प्राइस। नाउ एक नया टर्म सामने आता है एंड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज UPSC बहुत बार उससे क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है। सो नेक्स्ट टर्म है हमारा GDP डिफ्लेटर। GDP डिफ्लेटर, व्हाट इज GDP डिफ्लेटर? हेडिंग डालिए, ऐसे लिख लेना पहले आप। रियल GDP वैसे लास्ट क्लास में शायद आपने लिखा ही होगा। रियल GDP इक्वल टू GDP एट कांस्टेंट प्राइस एंड नॉमिनल GDP एट करंट प्राइस। नाउ GDP डिफ्लेटर क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ नॉमिनल GDP टू रियल GDP। तो एक यहाँ पे काम चल रहा है बाजू में, काफ़ी ज़्यादा शोर है। इट्स ओके, कोई बात नहीं। नॉमिनल GDP टू रियल GDP, क्या? नहीं, हाँ, नॉमिनल GDP टू रियल GDP। सो GDP डिफ्लेटर आप लिखते हो इसको इस तरीके से। इसको भी एक इंडेक्स नंबर के तौर पे हम देखते हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ इसका रियल सेंस क्या है। नॉमिनल GDP अपॉन रियल GDP इनटू 100, दिस इज कॉल्ड GDP डिफ्लेटर। और इसी को दूसरे सेंस में लिखें तो नॉमिनल GDP क्या हुआ? GDP एट करंट प्राइस, क्योंकि करंट प्राइस पे ग्रोथ बहुत ज़्यादा दिखती है। हमने एग्जांपल देखा है, ठीक है, पिछले लेक्चर में। और GDP एंड कांस्टेंट प्राइस यानी बेस ईयर कंसिडर करते हैं हम। एक बार और मैं इसको थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। सपोज करो मैंने एग्जांपल दिया था आपको, आपने 100 शर्ट्स मैन्युफैक्चर किए, ठीक है, जिसका रेट है 10 रुपीज़, ठीक। तो उस साल की ग्रोथ हमारी कितनी है? टोटल इनकम 100 इंटू 10, 1000, ठीक है। वहीं पे आपने 100 शर्ट्स नेक्स्ट ईयर हमारा प्रोडक्शन हुआ 110 शर्ट्स का। कितने का हुआ? 110 शर्ट्स का। एंड इसकी प्राइस हो गई बढ़ के 20 रुपीज़। कितनी हो गई? 20 रुपीज़। तो अब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। ये हमें कितना मिल रहा है ऐसे देखा जाए तो 2200, बट एक्चुअल ग्रोथ कितना है? 100 से 110। अगर प्राइस में सेम रखता तो सिर्फ 10%, और यहाँ पे देखो 1000 से 2200, यानी ग्रोथ कितनी ज़्यादा वेरी कर रही है। यानी जब प्राइस वेरी करता है, क्योंकि यहाँ पे प्राइस डबल हो गई उस चीज़ की जिसके बेसिस पे हम इकोनॉमी का ग्रोथ देख रहे हैं। ग्रोथ यानी प्रोडक्शन, GDP कैसे हम देखते हैं, तो ये तो प्राइस बढ़ने की वजह से ग्रोथ दिख रहा है, ठीक है। तो कई गवर्नमेंट्स इसको यूज़ करती है, बट रियल सेंस में इसीलिए इसको नॉमिनल कहा गया, बिकॉज दिस इज़ नॉट द रियल ग्रोथ, ठीक है। बट हाँ, प्रैक्टिकली ज़्यादा यूजफुल यही है। यहाँ पे हमें इन्फ्लेशन भी पता चलता है कि महंगाई कितनी बढ़ रही है, ठीक है। इन्फ्लेशन अभी हमारा नेक्स्ट चैप्टर ही है, ठीक है। मॉड्यूल 2 जो रहेगा हमारा वो इन्फ्लेशन रहेगा पूरा, फिर मॉड्यूल 3 मनी एंड बैंकिंग, ठीक है, इस तरीके से चलेगा। सो 100 शॉर्ट्स से 1 एंड एक और चीज़ देखो, डू वॉट एवर यू आर डूइंग वेरी डीपली, बिकॉज सिंपल सी एक चीज़ सेंस याद रखो कि अगर आप सही से नहीं पढ़ोगे ना तो अब UPSC का वो ट्रेंड गया जो पहले एकदम डायरेक्ट क्वेश्चंस परोस दिए जाते थे, ठीक है। अब वो लोग क्या कर रहे हैं, अब वो
आप देखो एकदम डीपली क्वेश्चंस जा रहे हैं। मैंने लास्ट लेक्चर में ही बोला था, अभी इस साल के प्रीलिम के पेपर आप देखोगे ना बहुत डीपली गए हैं। इनफैक्ट आर्ट एंड कल्चर बहुत डीपली पूछा गया है, ठीक है। आपको मैं बताऊं पॉलिटी के क्वेश्चंस भी इस बार कुछ हद तक काफ़ी अंदर डीप लेके गए। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, मेरे ख्याल से वो सेट बी का 100 क्वेश्चन था, प्रेसिडेंट इलेक्शन वाला एक क्वेश्चन आया था, आप जाके देखना। उसमें कंपेयर किया हुआ है केरला, पुडुचेरी। आप कैसे याद रखोगे पॉपुलेशन कितनी है, किसकी सीट्स कितनी है, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। सो अब जो पढ़ना है कॉन्सेप्चुअली पढ़ना है, और ये सोच के नहीं जाना ये नहीं आ सकता, ये तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, सब कुछ इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। वॉट एवर द अंडर द सिलेबस एवरीथिंग इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। सो हम उसी तरीके से कवर कर रहे हैं। एंड मेरे तीनों लेक्चर्स आप जब कंप्लीट कर लोगे, ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि नहीं ऐसा तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। मतलब इतनी प्रॉपर रेफरेंस बुक में किसी बुक में नहीं दिया है जो भी यूपीएससी के लिए लिखी गई है, उनसे ज़्यादा हम कवर अप करेंगे क्लास में, ठीक है। सो आपको ध्यान देना है। सो देखो यहाँ पे ये जो ग्रोथ है ना वो क्या है, रियल है, मतलब 10% का ग्रोथ है, बट यहाँ नॉमिनल है, बिकॉज प्राइस इंक्रीज होने की वजह से हमें ग्रोथ ज़्यादा नज़र आ रही है। सो इस टाइप के कॉन्सेप्ट्स आपको ध्यान में रखने हैं। नाउ सो जीडीपी डिफ्लेटर क्या हुआ, नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100। ये एक इंडेक्स नंबर की तरह यूज होता है। एंड इससे क्या फायदा होता है, हमें इन्फ्लेशन का पता चलता है। आप देखो जीडीपी एट करंट प्राइस अपॉन जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस करोगे तो करंट प्राइस में इन्फ्लेशन इंक्लूडेड है। कितना रेट बढ़ के अभी हमने देखा ना, जो शर्ट की प्राइस 10 to 20 रुपीज़ हुई, वो क्या हुआ, जीडीपी एट करंट प्राइस हुई, ठीक है। तो करंट प्राइस जब हम लेते हैं और कांस्टेंट प्राइस यानी हमने एक बेस ईयर कंपेयर किया हुआ है। जैसे सपोज करो हम लोग प्राइस जो ले रहे हैं पहले के टाइम में, अभी हम 2004-5 का यूज़ कर रहे थे, अभी रिसेंटली जो अपग्रेडेशन हुआ है उसमें जो बेस ईयर हम कंसिडर करेंगे वो 2011-12 लेंगे। यानी जो भी 11-12 का प्राइस था उस प्राइस से हम कंपैरिजन करते हैं कि इकोनॉमी में ग्रोथ कितनी हो रही है, ठीक है। नो डाउट इन्फ्लेशन बहुत बड़ा टर्म है, इनफैक्ट सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अभी के टाइम में, ठीक है। तो इन्फ्लेशन को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इन्फ्लेशन कुछ नहीं है, पर्सिस्टेंट राइज इन प्राइस, बस सिंपल अभी इतना याद रखो, वी विल डिस्कस इट लेटर। सो क्लियर हो रहा है सबको? तो ये लिख लो आप जीडीपी डिफ्लेटर, फिर एक स्टेटमेंट एक दो इसमें से लिखना है, ये लिख लो आप, फटाफट कॉपी करो फास्ट। कोई डाउट हो तो आप तुरंत पूछो, ठीक है। एंड जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं कमेंट में पूछ सकते हो आप, ठीक है, या तो हमारी ऑफिशियल मेल आईडी मैं दे दूंगा आपको, आप उस पर मेल भी कर सकते हो, बट कमेंट में पूछो, ज़्यादा नज़र में रहते हैं। सो लिख लिया सबने? एक स्टेटमेंट जीडीपी डिफ्लेटर में ये लिख लो पूरा, ये फॉर्मूला, उसके बाद लिखो इट इज़ एन इंडेक्स नंबर। ये लिख लिया हो तो आगे लिखो इट इज़ एन इंडेक्स नंबर विच मेजर्स इन्फ्लेशन। इट इज़ एन इंडेक्स नंबर विच मेजर्स इन्फ्लेशन। Now what is the meaning of index number? So write down index number करके लिखो। index number में it is the statistical tool, it is the statistical tool which is used to measure change in any variable, which is used to measure चेंज इन एनी वेरिएबल। इंडेक्स नंबर जनरली क्या होता है, किसी भी वेरिएबल को अगर आप चेंज हो रहा है और आप उसको कंसिडर कर रहे हो तो उसी को बोलते हैं इंडेक्स नंबर। सो लिखा आपने, क्लियर हुआ? तो ये एक क्या है, इंडेक्स नंबर, जिससे आपको काफ़ी सारी चीज़ें पता चलती हैं कि क्या कैसे इन्फ्लेशन वेरी कर रहा है, ठीक है। सो अब क्या क्राइटेरिया होना चाहिए बेस ईयर सिलेक्ट करने के लिए, बिकॉज जो हमारा कांस्टेंट प्राइस है, ठीक है, कांस्टेंट प्राइस किस ईयर की कांस्टेंट प्राइस, ठीक है। अब एग्जांपल देता हूँ, सपोज करो अगर आप कोविड ईयर के प्राइस से कंपैरिजन करोगे तो ऑब्वियस है कि कोविड ईयर नॉर्मल ईयर नहीं था, ठीक है। जो 2021 और 20 को अगर हम कंसिडर करेंगे कभी बेस ईयर में तो वो गलत होगा, बिकॉज बेस ईयर जो होता है ना वो एक प्रॉपर ईयर होना चाहिए जिसमें कोई नेचुरल डिजास्टर ना हुआ हो या किसी भी तरीके का कोई डिजास्टर ना हुआ हो या इकोनॉमी सडनली किसी रीजन से डीप नहीं हुई हो। अदरवाइज आप उससे कंपेयर करोगे तो कैसे हो पाएगा। सपोज करो आप स्टूडेंट हो, ठीक है, आप बहुत अच्छा पढ़ते हो,
ठीक, आप कंसिस्टेंटली प्रीलिम में अच्छा स्कोर कर रहे हो, मेंस किसी रीजन से ऊपर नीचे हो पा रहा है, तो सपोज करो आपने 2 प्रीलिम्स दिए, 3 प्रीलिम्स दिए। फर्स्ट प्रीलिम में आपने स्कोर किया, प्रीलिम आपने क्लियर किया, आपका स्कोर था 110। सेकेंड प्रीलिम आपने दिया, ठीक है, एंड आप उस टाइम पे बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गए, ठीक है, तो आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं हुई, तो सडनली आपके मार्क्स जो डीप हो गए वो 40 मार्क्स पे आ गए, एग्जाम्पल। एंड थर्ड प्रीलिम जब आपने दिया तो आपके मार्क्स आए 115। तो आपका जो कंपैरिजन होगा वो 40 से होगा या 110 से होगा? 110 से होगा, बिकॉज 40 नॉर्मल ईयर नहीं था आपके लिए, वो आपकी रियल कैपेबिलिटी नहीं बता रहा था। ऐसे ही कोविड का जो ईयर है वो इकोनॉमी वाइज वो रियल ईयर नहीं है, ठीक है। हमें प्रॉब्लम हुई कोविड में, कोविड एक सडन ऐसा क्राइसिस था जिसको हम नहीं मतलब अचानक से आया, जिसे हम नॉर्मल ईयर नहीं बोल सकते, तो वो हम कभी बेस ईयर कंसिडर नहीं करेंगे। सो लिखो क्राइटेरिया फॉर बेस ईयर, क्राइटेरिया फॉर बेस ईयर। उसमें फर्स्ट लिखो इट शुड बी नॉर्मल ईयर, इट शुड बी नॉर्मल ईयर, इट शुड बी नॉर्मल ईयर। second relevant data for that year should be available, relevant data for that year should be available, मतलब उस ईयर का प्रॉपर डेटा तो पता ही होना चाहिए, हमारे पास होना ही चाहिए। relevant data of for that year should be available, and the third one it should be latest year. Why latest year? Because सपोज करो आप अभी 2022-23 की जीडीपी कैलकुलेट कर रहे हो कांस्टेंट प्राइस पे, और आप अगर बेस ईयर लेते हो 1971, तो ऑब्वियस है कि वो फॉल्स रिजल्ट देगा आपको, ठीक है, वो ऑब्वियस है कि क्या रिजल्ट देगा आपको? फॉल्स रिजल्ट देगा, वो हमारे काम का नहीं है। सो अभी बेस ईयर को रिवाइज किया गया, पहले 2004-2005 था, अभी थोड़े टाइम पहले 2015-16 के अराउंड उस बेस ईयर को कर दिया गया है 2011-12 बेस ईयर। ऑब्वियस है प्रीवियस जो सेंसस आया था हमारा वो 2012 और इसमें ही आया था, ठीक है, 11-12 में आया था, 10-11 में। सो अभी का जो बेस ईयर है वो अपना 11-12 कंसिडर किया जाता है, 10-11 और 11-12। सो लिख लो लेटेस्ट बेस ईयर is 2011-12 because latest sample survey was done in because latest sample survey was last done in 2011-12। ऑब्वियस है जो लास्ट सर्वे हुआ था प्रॉपरली वो 11-12 में हुआ था, और वो आपका था 68th राउंड ऑफ सर्वे, ब्रैकेट में लिख लेना, ठीक है। सो क्लियर है सबको? तो बहुत सारे टर्म्स हमने देखे, होप सो आपको ये पूरा क्लियर हुआ होगा। एंड अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन करके लिखो, व्हाट इज एक्चुअल नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री, या विच पैरामीटर शोज द एक्चुअल नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री। देखो हमने बहुत सारे टर्म्स पढ़े, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एनडीपी। इसमें भी अगर आप कितने बन सकते हैं आप सोचो, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जीएनपी एट मार्केट प्राइस, एमएनपी एट मार्केट प्राइस, एनडीपी एट मार्केट प्राइस, देन जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी एट जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। सो 16 पैरामीटर्स बन सकते हैं, एनएनपी एट मार्केट फैक्टर कॉस्ट, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। अब इसके अलावा क्या बन सकता है? जीडीपी मार्केट प्राइस, जीडीपी एट मार्केट प्राइस जो है हमारा वो भी करंट प्राइस, और जीडीपी एट मार्केट प्राइस उसको हम देख रहे हैं कांस्टेंट प्राइस, यानी इनके भी दो सबके कांस्टेंट और करंट प्राइस पे। तो टोटल ऐसे हमारे 16 पैरामीटर बनते हैं। तो जिसमें से उन 16 में से नेशनल इनकम को प्रॉपरली कौन बताता है, तो वो है आपका एनएनपी फैक्टर कॉस्ट, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। लिखो अच्छे से, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट लिखा सबने, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। उसकी डेफिनेशन लिखो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट की।
और NNP आपको अगर निकालना हो तो कैसे निकालोगे? NNP इक्वल टू NDP प्लस NFIA। ऑब्वियस है, नेशनल से डोमेस्टिक तो NFIA ऐड करना पड़ता है। NFIA क्या है हम डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में। सो लिखो, इट इज़ द टोटल फैक्टर इनकम, NNP एट FC में लिखो, इट इज़ द टोटल फैक्टर इनकम earned by all the normal residents, earned by all the normal residents स्लैश करके nationals, स्लैश करके nationals of a country during financial year, during financial year. It is the total factor income earned by all the normal residences slash nationals of a country ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर, ब्रैकेट में लिखना एक्सक्लूडिंग डेप्रिशिएशन, एक्सक्लूडिंग डेप्रिशिएशन। क्लियर हुआ सबको? ठीक है। सो अब क्यों NNP एट FC लेते हैं और डेप्रिशिएशन को क्यों हम लोग नहीं इंक्लूड करते हैं इसमें, तो उसको हम थोड़ा देख लेते हैं क्या है रीज़न। सो होप सो क्लियर हो रहा है आपको अच्छे से। एंड इसके बाद हम मेथड्स ऑफ GDP कैलकुलेशन देखेंगे। सो देखो NNP एट फैक्टर कॉस्ट को क्यों इंक्लूड किया गया है, ध्यान देना। सपोज करो एग्जाम्पल ले रहे हैं हम कोई, आपके पास एक शर्ट है जिसकी प्राइस 100 रुपीज़ है, ठीक है, कितनी है? 100 रुपीज़। ना इस 100 रुपीज़ में ₹20 का रॉ मटेरियल है जो नॉन फैक्टर हुआ, नॉन फैक्टर इनकम हुआ, ठीक है। 20 रुपीज़ का रॉ मटेरियल है, 60 रुपीज़ इसका, जो 60 रुपीज़ है वो आपका क्या है? फैक्टर कॉस्ट। ये नॉन फैक्टर कॉस्ट था, रॉ मटेरियल को हम इंक्लूड नहीं करते हैं। फैक्टर कॉस्ट में आपके कौन कौन से आ जाते हैं? लैंड, लेबर, ठीक है, फिर प्रॉफिट नहीं सॉरी, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। लैंड के लिए हमें क्या देना पड़ता है? वेजेस, सॉरी लैंड के लिए हमें रेंट देना पड़ता है, लेबर के लिए वेजेस देते हो आप, कैपिटल इंटरेस्ट हमें देना पड़ता है, वॉट एवर द मनी वी हैव इन्वेस्टेड, एंड एंटरप्रेन्योर के लिए उसे क्या चाहिए होता है? प्रॉफिट। ये, और जनरली हम फैक्टर इनकम ही इंक्लूड करते हैं चीज़ों में। डेप्रिशिएशन यहाँ पे हो रहा है, डेप्रिशिएशन जो आपका है वो एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं कि 12 रुपीज़ का है, एंड जो आपका नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस है, यानी सब्सिडी प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी, वो आपका टोटल रह जाता है 8 रुपीज़ का। सो आप अगर ऑब्जर्व करोगे तो रियल में जो हमारी इनकम है, क्योंकि NNP एट FC को अगर मैं GNP एट FC के टर्म्स में लिखना चाहूँ तो माइनस डेप्रिशिएशन करूँगा। जब भी मुझे नेट से ग्रॉस जाना होता है, ये नेट है ये ग्रॉस है, तो माइनस डेप्रिशिएशन, हमने ये कॉन्सेप्ट देखा था। तो जब भी आप ये सारी चीज़ें देखोगे तो आप देखोगे कि रियल इनकम हमारी कौन सी है, ये 60 रुपीज़। बाकी सब हमारी रियल इनकम नहीं है। रियल इनकम तो ये 60 रुपीज़ ही हुई है जो फैक्टर कॉस्ट की वजह से आई, बाकी सब हमारी इनकम रियल नहीं है। ये सब, ये देखो, ये 20 रुपीज़ नॉन फैक्टर इनकम जो हम इंक्लूड नहीं करते, डेप्रिशिएट हो गया, वो देश के काम नहीं है, ठीक है। नेट इनकम जो इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है वो पब्लिक मनी में जाना नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो टैक्सेस के फॉर्म में है, तो कुछ पोर्शन गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। सो जो मेन रियल जो इनकम अर्न हो रही है वो क्या है? हमारी 60 रुपीज़ हो रही है। हाँ, फिर वैल्यू एडिशन और वो सारी चीज़ें अलग होती है, बट ये है आपका, ठीक है। सो
इनकम जो है वो रियल में कितनी है, 60 रुपीज। क्लियर हुआ? एंड हाँ, हम यहाँ पे ये कंसिडर कर रहे हैं कि वो कंट्री सिर्फ शर्ट प्रोड्यूस करती है, अदर फैक्टर्स हमने निगलेक्ट किए हुए हैं, तो जाके ये एग्जाम्पल आपका बना हुआ है, तो लिख सकते हो ये एग्जाम्पल में। और एक लास्ट डेफिनेशन लिख लो, एनडीपी एट एफसी, एनडीपी एफसी। और देखो ये एनएनपी एफसी फैक्टर कॉस्ट है, इसीलिए हमने सिर्फ फैक्टर इंक्लूड किया हुआ है ना, ये फैक्टर इनकम ही तो है, एनएनपी एफसी। लिखो एनडीपी एफसी लिख लो, इट इज द टोटल फैक्टर इनकम, it is the total factor income earned by, it is the total factor income earned in the domestic territory of the country, in the domestic territory of the country, NDPFC। ठीक है, डोमेस्टिक आ गया ना, यहाँ नेशनल था इसलिए हमने नेशनल्स लिखा था, यहाँ इस डेफिनेशन में हम डोमेस्टिक लिख रहे हैं। इट इज़ द टोटल फैक्टर इनकम अर्नड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री। सो ये क्या हो जाएगा, एनडीपी को जीडीपी के टर्म्स में लिखना होगा तो सिंपल जीडीपी एफसी माइनस डेप्रिसिएशन। नेट से जी पे जाना है तो डेप्रिसिएशन, बहुत आसान है वो कॉन्सेप्ट, बस ध्यान से कर लोगे काम खत्म। ठीक है, सो ये आपका क्लियर है, होप सो इतना आपको हमने सारी चीज़ें लगभग कवर कर ली, लगभग क्या सब कुछ ही कवर कर लिया। ठीक है, सो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, अभी काफ़ी सारा देखो हमें मेंस के लिए भी प्रिपेयर करना है। ठीक है, सो हम आंसर्स लिखेंगे और मेंस के लिए भी पर्सपेक्टिव से लिखना है। अगर देखा जाए प्रीलिम के पर्सपेक्टिव से तो हमारा लगभग हो गया, बट अब हाँ अभी भी प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से मेथड जो है हमारा वो इंक्लूड करना है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि और भी टर्म्स, देखो अब तो प्रीलिम्स में कहीं से भी पूछ रहे हैं, बिकॉज वो 4 स्टेटमेंट उनको पूछने हैं तो वो कहीं से भी पूछ सकते हैं। सेकेंड चीज़ ये आपका अभी हम ये भी देखेंगे कि नेशनल इनकम में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं और क्या इंक्लूड नहीं होती हैं। ठीक है, जैसे ब्लैक मनी है, ठीक है, फिर अगर कोई फार्मर अपनी ही लैंड पे काम कर रहा है तो वो रेंट कैसे काउंट होगा, वगैरह वगैरह बाकी चीज़ें हम देखेंगे। दूसरी चीज़ अभी हमें देखना है मेजरमेंट ऑफ नेशनल इकोनॉमी, नेशनल इनकम कैसे करते हैं, हम कैसे मेज़र करेंगे उसको। ठीक है, सो नेक्स्ट हेडिंग डालो, कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम, कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम, कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है, तो 3 मेथड है, लिखो देयर आर 3 मेथड्स, देयर आर 3 मेथड्स। फर्स्ट इनकम मेथड, सेकेंड प्रोडक्शन मेथड, एंड द थर्ड वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेंडिचर मेथड। एंड कौन सा यूज़ करते हैं हम, एक्सपेंडिचर मेथड। ओके, अब जनरली देखो एक और चीज़ मैं बता दूँ आप लोगों को, जैसे इंडिया कौन सा यूज़ करता है अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ शो करने के लिए, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। हम जो हमारी ग्रोथ दिखाते हैं वो जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, बिकॉज करंट प्राइस पे आपको एक्चुअल ग्रोथ नहीं मिलेगी। बहुत सारी कंट्रीज अपनी ग्रोथ बहुत ज़्यादा दिखाने के लिए वो लोग करंट प्राइस भी यूज़ करते हैं। ठीक है, बट हम जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस यूज़ करते हैं। बट हाँ, इंडिया ये जीडीपी एट करंट प्राइस भी अपना शो करता है सबको कि क्या है, हम वो सिर्फ कैलकुलेट कर लेते हैं, बट हम यूज़ करते हैं जो रियल इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए हम देखते हैं वो हमारा जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस देखते हैं। ठीक है, और बेस ईयर हमने कौन सा कंसीडर किया हुआ है, 2011 एंड 12। सो 3 मेथड्स, पहला मेथड है हमारा इनकम मेथड, हेडिंग डालो इनकम मेथड। उसमें लिखो अंडर दिस मेथड, under this method national income is estimated by, national income is estimated by adding up income of all the factors
एडिंग अप इनकम ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, एडिंग अप इनकम ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। सो इनकम मेथड क्या है आपका देख लेते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ सबको, मज़ा आ रहा है? देखो बहुत आसान है इकोनॉमिक्स, अगर आप सही तरीके से कॉन्सेप्चुअली समझ जाओगे ना तो बहुत इजी होगा। और ये चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली ये लेक्चर में तो हो जाना चाहिए। अगर थोड़ा बहुत रह जाएगा तो वी विल कंप्लीट इट इन नेक्स्ट लेक्चर। बट इसके बाद टेस्ट होगा, ठीक है, आपको टेस्ट देना है सीरियसली। और टेलीग्राम पे मैंने जैसे ही कहा है, टेलीग्राम पे मैं PDF के फॉर्म में इसके क्वेश्चंस रखूँगा, ठीक है। आप मकसद IAS करके आप कर सकते हो, ठीक है। इंस्टाग्राम पे भी है, सब जगह पे है, बट अभी के लिए फ़िलहाल के लिए आप टेलीग्राम पे जाओ, सबसे बेस्ट है। वहाँ पे आपको PDF के फॉर्म में हर मॉड्यूल के बाद टेस्ट आएंगे, इस चैप्टर के प्रीलिम्स बेस्ड टेस्ट होंगे, और देन मेंस के भी क्या क्वेश्चंस इससे आ सकते हैं, एंड वो आपको आंसर लिखना है, देन पोस्ट करना है। जिससे देखो मैं इवेल्युएट करने की पूरी कोशिश करूँगा। अब हज़ारों बच्चे करते हैं, ठीक है, बट सबका ऑब्वियस है कि नहीं इतना हो पाता है, बट मोस्ट प्रोबेबली आज नहीं तो कल आपका इवेल्यूशन होकर आएगा, ठीक है। एंड जो अच्छे पेपर्स होते हैं बहुत सारे बच्चे लिखते हैं, हम मोस्टली उनको चेक करते ही हैं, ठीक है। तो जहाँ पे गलती हो पाएगी समझ लो आपको, मैं आपको पूरी तरीके से मेंटर की तरह भी हेल्प करूँगा, ठीक है, जो भी स्टूडेंट्स ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं। सो आप पूरी तरीके से बेफिक्र रहिए, बस अच्छी प्रिपरेशन कीजिए, आपको सारे सोर्सेस यहाँ से मिलेंगे, एंड ये सारे लेटेस्ट सोर्सेस हैं, ठीक है, ये सारे लेटेस्ट सोर्सेस हैं। सो अब हमारा देखो 3 मेथड्स हैं। पहला इनकम मेथड, कितना पैसा आप कमा रहे हो उसके बेसिस पे। अब देखो इनकम मेथड में, इनकम मेथड के हिसाब से जो हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं वो होता है NDP-FC प्लस NFIA। अब देखो आप दिमाग लगाओ, हम लोग जब नेशनल से डोमेस्टिक जाते हैं, अब ये समझ आना चाहिए यहाँ मैं क्या लिख रहा हूँ, नेशनल इनकम किसके सेंस में लिखा है। नेशनल से डोमेस्टिक में जाते हैं तो NFIA ऐड करते हैं, मतलब ये हमारा क्या हुआ, NNP@FC हुआ, है ना। देखो नेशनल तो नेशनल यहाँ पे है, नेशनल से हम कहाँ जा रहे हैं, डोमेस्टिक, तो हमने क्या लिया है, ऐड किया है NFIA। एंड ये हम क्यों इंक्लूड कर रहे हैं, बिकॉज जो वॉट एवर द थिंग्स आर प्रोड्यूस्ड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है, तो हमारे जो भी डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस हो रहा है बाई फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होंगी, फैक्टर कॉस्ट में आपका मैं बहुत बार लिख चुका हूँ, इनकम थ्रू, दो भी आपका देखो ये लैंड, इसका रेंट प्लस लेबर, वेजेस, कैपिटल, इंटरेस्ट प्लस एंटरप्रेन्योर, प्रॉफिट, है ना। ये 4 चीज़ें तो मेन है। आप देखो किसी की ज़मीन है, वो रेंट लेगा हमसे तो वो इनकम अर्न कर रहे हैं, ठीक है, तो वो रेंट उसके लिए अर्निंग हुई। लेबर वेजेस ले रहे हैं, वो भी हमारी इकोनॉमी में ऐड होगा। कैपिटल इंटरेस्ट पे कर रहे हैं हम लैंड का, ठीक है, या जो भी पैसा हमने लिया उसका हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, जिससे भी लिया, बैंक से लिया या जैसे भी लिया, तो वो भी इनकम हुआ एक तरीके से। एंटरप्रेन्योर जो पूरा बिजनेस मैनेज कर रहा है, एंटरप्रेन्योर क्या है, जो सब कुछ इन तीनों फैक्टर्स को प्रॉपर्ली मैनेज कर रहा है, वो एंटरप्रेन्योर है। तो ऑब्वियसली अगर वो मैनेज कर रहा है तो वो प्रॉफिट अर्न करेगा, ठीक है। अगर वो एंटरप्रेन्योर है तो वो क्या करेगा, प्रॉफिट अर्न करेगा, ठीक है। तो जो भी प्रॉफिट है वो भी क्या हुआ, इनकम का पार्ट हुआ। तो आप जब इन चारों को ऐड करते हो तो जो टोटल इनकम आएगी वो आपकी होगी NDP एट फैक्टर कॉस्ट, एट फैक्टर कॉस्ट प्लस फैक्टर लिखा है ना इसलिए तो फैक्टर लिया हमने, प्लस NFIA। ये मैंने आपको बताया था फर्स्ट लेक्चर में, इन माइनस आउट, जितना पैसा आ रहा है माइनस जितना पैसा बाहर जा रहा है, ठीक है। अब एक और चीज यहाँ पे एक टर्म आता है क्लोज्ड इकोनॉमी,
एंड ओपन इकोनॉमी। ठीक है, इसको हम और भी डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे, बट अभी सुन लो। क्लोज्ड इकोनॉमी कहाँ है, क्या होती है? जहाँ पे एक्सटर्नली क्लोज्ड इकोनॉमी, सपोज करो कि इंडिया है ना 1991 से पहले एक क्लोज्ड इकोनॉमी की तरह बिहेव कर रही थी, यानी हम किसी से बाहर की कंपनी को अंदर आने नहीं दे रहे थे, ठीक है, अंदर की कंपनी को बाहर नहीं जाने दे रहे थे, इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। मतलब यहाँ की कंपनी बाहर नहीं जा रही थी, बाहर की कंपनी इंडिया में जा सकती, बिकॉज हम डरे थे। किससे? ब्रिटिशर्स इसके पहले आ चुके थे और उन्होंने हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार किया, वो सारा डर हमारे अंदर था। और इसलिए 1991 की पॉलिसी के पहले जब हमारी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई 1991 में, तब आया हमारा लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन। उसके पहले हम अलाउ नहीं करते थे बाहर की कंट्रीज़ को। तो एक तरीके से हम क्लोज्ड इकोनॉमी की तरफ, फिर भी पूरी तरीके से क्लोज नहीं थे, कुछ एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स होते थे, बट जो टोटली क्लोज्ड इकोनॉमी होती है उनमें क्या होता है कि ना ही एक्सपोर्ट होगा ना ही इंपोर्ट होगा, वो अपनी इकोनॉमी को पूरा बंद रखते हैं, यानी बाहर का इंटरफेयर नहीं होता है। अगर क्लोज्ड इकोनॉमी होगी तो फिर जो नेशनल इनकम होगा वो NDP-FC हो जाएगा, बिकॉज ये टर्म तो जीरो हो जाएगा, ठीक है, ना ही कुछ बाहर जा रहा है ना ही बाहर से अंदर आ रहा है। जनरली ऐसी इकोनॉमी कोई है नहीं है। ओपन इकोनॉमी जहाँ पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहे हैं, ठीक है, यानी बाहर से एक कंट्री से दूसरी कंट्री में कुछ हो रहा है, दूसरी कंट्री से अंदर कुछ आ रहा है, इस तरीके का, तो उस इकोनॉमी को बोलते हैं ओपन इकोनॉमी। तो जनरली हम लोग ओपन इकोनॉमी, मोस्ट ऑफ कंट्रीज जो है वर्ल्ड की वो ओपन इकोनॉमी है, क्लोज्ड इकोनॉमी रेयरली कोई है, बिकॉज क्लोज्ड इकोनॉमी अगर होगी तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं होगा। और आज के टाइम में सबको ज़रूरत है, हर चीज़ सबके पास नहीं है, सो ऑब्वियस आपको एक्सपोर्ट और इंपोर्ट तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। सो क्लियर हो रहा है सबको? तो होप सो नेशनल इनकम समझ आए, ये लिख लो आप, नेशनल इनकम इक्वल टू NDP-FC प्लस NFIA, पूरा लिखो। फैक्टर कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूड किया है, प्लस NFIA, जल्दी से इसे लिख लो आप। देखो अब UPSC है ना, ट्रेंड चेंज करता जाएगा, बिकॉज इतने सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हो गए एंड अदर चीज़ें हो गई। सो आपको है ना अब बहुत ही अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी। NCERT तो कुछ भी नहीं है, ये सब NCERT में डिटेल में दिया ही नहीं हुआ है कुछ भी। आप सिर्फ NCERT कवर करके कभी UPSC आप क्लियर नहीं कर सकते, ठीक है। वो एक आपका बेस थोड़ा बहुत बना सकता है, और मैंने आपको कहा ना मेरे नोट्स मोर देन इनफ है, ठीक है। आपको कुछ नहीं पढ़ने की ज़रूरत है, आप नोट्स बार बार रिवाइज करो, यू विल गेट एवरीथिंग, ठीक है। सो डोंट वरी। नेक्स्ट है प्रोडक्शन मेथड। प्रोडक्शन मेथड सेकेंड है प्रोडक्शन मेथड। ब्रैकेट में लिखना वैल्यू एडेड मेथड ऑल्सो। ये लिख लिया हो तो नेक्स्ट लिखो, आगे हो गया सबका, ओके। सो नेक्स्ट लिखो प्रोडक्शन मेथड, ब्रैकेट में लिखना वैल्यू एडेड मेथड, वैल्यू एडेड मेथड। इसमें लिखो आप, अंडर दिस मेथड national income is estimated by adding of all value addition by all economic entities, by all economic entities। ना वैल्यू एडेड क्या है, देखो प्रोडक्शन मेथड, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ खास नहीं है। मेन हमारा एक्सपेंडिचर मेथड है, बट मैं बता रहा हूँ प्रोडक्शन मेथड क्या है। ये आपको सिर्फ नॉलेज के लिए होना चाहिए। मेन आपको बहुत, देखो कई बार लास्ट जो मेंस में क्वेश्चन आया वो कैलकुलेशन ऑफ GDP मेथड पे ही आया है, ठीक है, कि वेरियस टाइप्स ऑफ मेथड एंड मेन मेथड कौन सा है हमारा, एक्सपेंडिचर मेथड। तो आपको पूरा एक्सपेंडिचर मेथड डिटेल में डिस्कस करना था, एंड इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर ये प्रोडक्शन मेथड को बस थोड़ा सा उनको शो करना था। तो मेंस में भी क्वेश्चंस आते हैं इससे। अभी हम देखेंगे क्या इंक्लूड होता है क्या नहीं इंक्लूड होता है, कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, ठीक है, क्या इश्यूज फेस करना पड़ता है गवर्नमेंट को इसके रिलेटेड। सो वैल्यू एडेड में लिखो, वैल्यू एडेड क्या है। तो सेकेंड मेथड हमारा है, ये लिख लिया सबने, होप सो,
ठीक है। तो इनकम मेथड कुछ नहीं है, देखो आप इनकम के वेरियस तरीके होते हैं। मेन इनकम कैसे होती है आपकी, इन 4 फैक्टर से, और उसके अलावा जो भी पैसा बाहर से आ रहा है या यहाँ से जा रहा है वही इनकम है हमारी। तो टोटल जो इनकम है वही इनकम मेथड है। सेकेंड प्रोडक्शन मेथड, प्रोडक्शन मेथड, ठीक है। प्रोडक्शन मेथड में क्या है कि हम वैल्यू एडिशन करते हैं। जैसे जो भी अपने एग्जांपल के तौर पे मैं दे रहा हूँ, प्रोडक्शन हुआ, ठीक है। अब फैक्ट्री में कोई चीज़ प्रोड्यूस हुई 10 रुपीज़ की, बट बाहर जाते जाते वो 10 रुपीज़ की रहती है, उस पर बहुत सारे टैक्सेस ऐड होते हैं, बहुत सारे वैल्यू एडिशंस होते हैं। जैसे एग्जांपल सपोज करो, जो कंपनी है वो बना रही है, ठीक है, उसने किसी डिस्ट्रीब्यूटर को दिया, डिस्ट्रीब्यूटर ने होलसेलर को दिया, होलसेलर ने रिटेलर को दिया, तो सब अपना अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करेंगे, और जब कंज्यूमर के पास आता है तो उसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी होती है। तो जो प्रोडक्शन मेथड है उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो उसमें वैल्यू एडिशन कितना होता है, वैल्यू एडेड लिख लो, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ नॉन फैक्टर इनकम। यानी अब ध्यान देना, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने बोला 100 रुपीज़ की शर्ट थी आपकी, ठीक है, आउटपुट 100 रुपीज़ का है, इसमें नॉन फैक्टर इनकम कितना था, 20 रुपीज़, ठीक है। नॉन फैक्टर इनकम कितना था आपका, 20 रुपीज़। सो 100 माइनस 20 विल बी 80 रुपीज़। ये आपका मेन प्रोडक्शन हुआ। सो लिखो इसको, इनकम या इनपुट्स लिख लेना, क्योंकि वहाँ हम आउटपुट्स के टर्म्स में लिख रहे हैं, तो इनपुट्स लिख लो। और इसी को बोलते हैं, ये जो है आपका ग्रॉस वैल्यू एडेड, ग्रॉस वैल्यू एडेड, GVA। जो GVA का कॉन्सेप्ट आता है ना, GVA, तो GVA एक्चुअली है क्या, पहले आप ये लिख लो फिर मैं बताता हूँ GVA क्या है। ग्रॉस वैल्यू एडेड, तो GVA में आपका क्या क्या आ गया, GVA एट मार्केट प्राइस, उसमें आपकी तीनों चीज़ें आ गई, एक तो एक फैक्टर कॉस्ट प्लस डेप्रिशिएशन प्लस टैक्सेस भी तो ऐड हो रहा है, NIT, खाली माइनस क्या हो रहा है, नॉन फैक्टर इनपुट्स। नॉन फैक्टर इनपुट्स कितने था शर्ट में, 20 रुपीज़ का, वो माइनस हो गया, बाकी सब हो रहा है। तो जनरली GDP जो होता है हमारा मार्केट प्राइस पे, वो होता क्या है, GDP एट मार्केट प्राइस, जितना भी वैल्यू एडिशन होता है उन सबको हम सम कर देते हैं, GVA एट मार्केट प्राइस, समेशन ऑफ GVA एट मार्केट प्राइस इक्वल टू GDP एट मार्केट प्राइस। तो लिखो ये, क्लियर हुआ सबको। एंड द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड ये आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। सो थर्ड जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है। सो नेक्स्ट है एक्सपेंडिचर मेथड एंड द थर्ड वन इज एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड, सो एक्सपेंडिचर मेथड में लिखो, देखो इसमें टोटल एक्सपेंडिचर हम इंक्लूड करते हैं, पहले समझ लो फिर लिखते हैं इसको। एक्सपेंडिचर मेथड में क्या होता है, इसको सिंपली याद रखो, y इक्वल टू सिग्ज़म, च्युइंगम याद रखते हैं ना, वैसे सिग्ज़म याद रखो, सिग्ज़म, सिग्ज़म। C का मतलब क्या होता है यहाँ पे, प्राइवेट, या इसको सीधी सी भाषा में पहले लिखते हैं, फिर इसका मैं और ज़्यादा मतलब तुम्हें अगर डीपली कभी लिखना हो एग्जाम वगैरह में तो लिख सकते हो। पहले तो सिंपल भाषा में कंज्यूमर स्पेंडिंग,
स्पेंडिंग। देखो नाम से पता चल रहा है, अभी तक हमने इनकम देखा, फैक्टर कॉस्ट से जो भी इनकम आ रहा था या बाहर से जो इनकम आ रहा था वो इनकम मेथड था। प्रोडक्शन लेवल पे जो प्रोडक्शन हो रहा है उसका वैल्यू एडिशन कर रहे थे जैसे जैसे, वो हमने रॉ खाली नॉन फैक्टर इनकम माइनस कर दिया, वो मेथड था। वो दोनों बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड मेथड नहीं थे, इसलिए हम तीसरा लेके आए एक्सपेंडिचर मेथड। तो एक्सपेंडिचर मेथड हमारा क्या पैटर्न रहता है कि जो भी आपका एक्सपेंडिचर हो रहा है, ठीक है, जो टोटल एक्सपेंडिचर है, यानी कि जैसे कंज्यूमर जो है वो जितना खर्चा कर रहा है, गवर्नमेंट जितना खर्चा कर रही है, गवर्नमेंट जो इन्वेस्ट कर रही है, बाहर से जो पैसा आ रहा है, अंदर से जो पैसा जा रहा है, उन सबको ऐड कर दो, ठीक है, वही तो हमारा एक्सपेंडिचर मेथड है। बहुत आसान है। देखो सी क्या है, कंज्यूमर स्पेंडिंग, ठीक है, और इसको दूसरी भाषा में लिख देते हैं कहीं कहीं पे प्राइवेट फाइनल कंज्यूमर कंजम्पशन। ठीक है, क्लियर है, फाइनल कंज्यूमर कंजम्पशन या फिर फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी लिख सकते हो, फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर लिख लो, ये ज़्यादा इजी याद रहे। और कुछ याद नहीं आ रहा तो मैंने सिंपल सी भाषा में बताया है, कंज्यूमर स्पेंडिंग, बस इतना याद है। तो फाइनल एक्चुअली फाइनल प्रोडक्ट हम देखते हैं, इंटरमीडिएट्स काउंट नहीं होती इसमें, इसलिए फाइनल लिखना पड़ता है। आई इन्वेस्टमेंट, जो भी गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट कर रही है फॉर डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, हेल्थ पे, जो भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो आई है, ठीक है, वो भी तो स्पेंडिंग ही है ना गवर्नमेंट की। सेम जी गवर्नमेंट स्पेंडिंग, जैसे ये कंज्यूमर स्पेंडिंग था, प्राइवेट इसलिए लिखा था क्योंकि कंज्यूमर, यहाँ पे गवर्नमेंट स्पेंडिंग, ठीक है। और इसे अगर लिखना होगा तो आप कैसे लिखोगे, सेम भाषा में, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्लियर हो रहा है सबको, ठीक है। एंड द लास्ट एक्स, देखो एक्स और एम सिंपली हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बोल सकते हैं। एक्स से नाम पता चल रहा है एक्सपोर्ट, इसे कंफ्यूज नहीं होना, एक्स से एक्सपोर्ट, ठीक है, और एम से इम्पोर्ट। आई क्यों नहीं यूज़ किया, बिकॉज ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ कर चुके हैं, तो इम्पोर्ट में आई नहीं यूज़ कर सकते, सो इसलिए एम यूज़ करते हैं, इम्पोर्ट। और एक्स माइनस एम जो है ना, इसको हम बोलते हैं नेट एक्सपोर्ट, इसको बोलते हैं नेट एक्सपोर्ट। अगर कहीं पे टर्म नेट एक्सपोर्ट लिखा है मतलब ये टोटल की बात हो रही है। सो ये 5 फैक्टर इंक्लूड होते हैं किसमें, एक्सपेंडिचर मेथड में। सी कंज्यूमर स्पेंडिंग, यानी जितना आप और मैं खर्च कर रहे हैं, ठीक है, जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स जो खर्चा कर रहे हैं वो कंज्यूमर स्पेंडिंग है। फिर गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट कर रही है फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अदर थिंग्स। जी क्या है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, ठीक है, जो भी पब्लिक पे गवर्नमेंट स्पेंड कर रही है, जो भी गवर्नमेंट का कंजम्पशन है। एक्स जो भी यहाँ से हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और एम यानी जो भी वहाँ से बाहर से इंपोर्ट हो रहा है, उनका जो नेट होगा वो इंक्लूड होता है, एक्स माइनस एक्स। तो 6M याद रखना, ये 6M ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है और यही अभी रिसेंट टाइम में हमारा यूज़ हो रहा है, ठीक है। सो आप लिखो इसमें एक स्टेटमेंट, एग्जाम्पल भी एक दे देता हूँ कैसे कैलकुलेट हो रहा है ये। देखो यहाँ पे ले लेते हैं एग्जाम्पल में। सबसे पहले सी जो कंज्यूमर स्पेंडिंग है, एग्जाम्पल ये सब करोड्स में होगा। पहले ये लिख लो, फिर मैं प्रॉपर्ली एक एग्जाम्पल लिखवा देता हूँ आपको। पहले लिखो एक स्टेटमेंट, अंडर दिस मेथड national income is estimated by, under this method national income is estimated by adding up expenditure on all final goods and services, adding up expenditure on all final goods and services, on all final goods and services. Now write down this, इसको पूरा लिख दो। होप सो आपने लिख लिया होगा। बाजू की बिल्डिंग में काम चल रहा है, इतना शोर हो रहा है। लिख लिया सबने। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, वेट अ मिनट।
ओके, सो एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसको रफ करूँ मैं, क्लियर हुआ ये सब? तो एग्जाम्पल, ठीक है, देखो यहाँ आइटम्स लिख लेते हैं और यहाँ रुपीज़ इन करोड़ है ये। सो पहला सी यानी कंज्यूमर स्पेंडिंग, ये तो हम कैलकुलेट कर ही सकते हैं ना, कंज्यूमर कितना खर्चा कर रहा है, ये इजी है, इजी तो नहीं है बट फिर भी ठीक है, 500 करोड़, ठीक है। सेकंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इन्वेस्टमेंट ले लेते हैं, इन्वेस्टमेंट सपोज करो 100 करोड़, लिखा है यहाँ पे सब करोड़ में। तीसरा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर यानी गवर्नमेंट स्पेंडिंग, इट इज़ नियरली, एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं 600 करोड़, ठीक है। एंड द लास्ट नेट एक्सपोर्ट लिख रहा हूँ, नेट एक्सपोर्ट मतलब समझ जाना x माइनस एन, ये आपका 200 करोड़। सो टोटल जीडीपी कितनी हो गई हमारी? टोटल जीडीपी आप अगर ऐड करोगे तो 5 + 1 6 + 6 12, 12 + 2 1400 करोड़, ऐसे कैलकुलेट होता है जीडीपी। आसान था एकदम, देखो प्रैक्टिकली, ठीक है। अच्छा, अगर कोई क्लोज्ड इकोनॉमी होगी, ध्यान देना, अगर कोई क्लोज्ड इकोनॉमी है, फॉर क्लोज्ड इकोनॉमी, अगर कोई क्लोज्ड इकोनॉमी है तो फिर ये तो इंक्लूड ही नहीं होगा ना नेट एक्सपोर्ट, क्योंकि क्लोज्ड इकोनॉमी मैंने बताया ना जहाँ पे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट नहीं होता है, जो कंट्री में कुछ भी बाहर से नहीं आएगा और कंट्री से कुछ बाहर नहीं जाएगा, ऐसी इकोनॉमी को क्लोज्ड इकोनॉमी बोलते हैं। ऑब्वियस है कि अब कोई ऐसी बच्ची नहीं है, क्योंकि सबकी नीड होती है, सबके पास सब कुछ नहीं है। सो अगर क्लोज्ड इकोनॉमी होगी, कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो फॉर क्लोज्ड इकोनॉमी दिस विल नॉट बी इंक्लूडेड, दिस विल नॉट बी इंक्लूडेड, देन only 3 parameters are included. For closed economy this formula become, ये ओपन इकोनॉमी के लिए हर चीज़ पता होनी चाहिए, देखो माइन्यूट से माइन्यूट चीज़ें अभी हमें पता रखनी है। क्लोज्ड इकोनॉमी में CIG, ठीक है, ये क्लोज्ड इकोनॉमी। ये क्लोज्ड इकोनॉमी। सो लिख लो इसको, एग्जाम्पल लिखो, ये लिखना तो ब्रैकेट में लिख दो, क्लोज्ड इकोनॉमी में नो रिलेशन विथ अदर कंट्रीज, नो रिलेशन विथ अदर कंट्रीज। सो क्लियर है एकदम? अभी क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में एंड में करेंगे। नेक्स्ट क्लास में ऑफलाइन स्टूडेंट्स का तो हम एक काम करेंगे, इसका जो थोड़ा बहुत पोर्शन बचेगा, क्योंकि मुझे पता है टाइप्स ऑफ इनकम बचेगा, जैसे डिस्पोजेबल इनकम, पर्सनल इनकम, इससे कई क्वेश्चन आ चुके हैं कई बार। सो ये जो बचेगा, ठीक है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे और आपका 1 घंटे का एक टेस्ट रख लेंगे MCQ का। एंड जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हो, आप लोगों के लिए मैं टेलीग्राम पे टेस्ट अवेलेबल करवा दूंगा, सो वहाँ पे आप देख लेना एक बार, ठीक है। सो ऑफलाइन स्टूडेंट्स का नेक्स्ट जो रहेगा वो मेरे ख्याल से मान के चलो 45 मिनट का लेक्चर रहेगा, एंड देन उसके बाद आपका टेस्ट हो जाएगा। सो हो गया। अब एक स्टेटमेंट वहाँ नीचे लिख लेना, रेमिटेंसेस आर नॉट इंक्लूडेड, रेमिटेंसेस आर नॉट इंक्लूडेड
रेमिटेंस जो होते हैं वो इंक्लूडेड नहीं होते, आर नॉट इंक्लूडेड इन कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम, इन कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम, इन कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। नेक्स्ट हेडिंग डालो, वैसे लिख ही लो पूरा, बहुत कुछ लिखना है अभी इसमें। सो नेक्स्ट हेडिंग डालो आप, आइटम्स नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। क्या क्या नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होता है? आइटम्स नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। हाँ, मज़ा आ रहा है इकोनॉमिक्स में, ठीक है, इजी है सब कुछ, थोड़ा सा बस समझ के पढ़ना है तो इतना टफ नहीं होने वाला। तो पहला लिखो, हमको पता है पहली चीज़ तो क्या इंक्लूड नहीं होती, इंटरमीडिएट गुड्स। सो लिखो फर्स्ट इंटरमीडिएट गुड्स, फर्स्ट लिखो इंटरमीडिएट गुड्स। सेकेंड ट्रांसफर पेमेंट्स, नॉट इंक्लूडेड लिखवा रहा हूँ, कौन कौन से इंक्लूडेड नहीं होंगे। ट्रांसफर पेमेंट, ट्रांसफर पेमेंट्स में लिखो अंदर, these are unilateral payments, these are unilateral payments which are made without any consideration, which are made without any consideration. Examples: gift, grants, scholarships। एक मिनट, गिफ्ट्स, ग्रांट्स, डोनेशंस, गिफ्ट, ग्रांट्स, डोनेशंस, scholarships, compensations, subsidies, अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज पेंशन, हाँ अलाउंस भी आएगा, अलाउंस, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, ओल्ड एज पेंशन। देखो ओल्ड एज पेंशन एंड रिटायरमेंट पेंशन बोथ आर डिफरेंट थिंग। तो रिटायरमेंट पेंशन जो है वो इंक्लूड होता है, बट ओल्ड एज पेंशन इंक्लूड नहीं होता, बिकॉज ओल्ड एज पेंशन क्या है, गवर्नमेंट ग्रांट दे रही है, मतलब जो इंसान की एज हो गई है उनको हेल्प करने के लिए गवर्नमेंट ग्रांट दे रही है। बट जो रिटायरमेंट पेंशन है वो हक है उनका, वो उनके टोटल इनकम में से कट हुआ है। तो जो रिटायरमेंट इनकम है, जैसे कोई रेलवे से रिटायर हुआ या फिर कोई एयरफोर्स से रिटायर हुआ या आर्मी से रिटायर हुआ, तो उसको जो इनकम मिल रही है वो इंक्लूड होगा। बट ओल्ड एज पेंशन यानी हम हेल्प के लिए दे रहे हैं क्योंकि एज हो गई है सीनियर सिटीजन की, तो वो इंक्लूड नहीं होती, बट रिटायरमेंट इनकम इंक्लूड होगी। तो ये ब्रैकेट में अपने हिसाब से लिख लेना कि ओल्ड एज पेंशन आर नॉट इंक्लूडेड बट रिटायरमेंट पेंशन विल बी इंक्लूडेड। लॉटरी, लॉटरी, प्राइज मनी, प्राइज मनी, विनिंग फ्रॉम क्विज पेमेंट्स, विनिंग फ्रॉम क्विज पेमेंट्स, foreign remittances etc, foreign remittances etc। थर्ड ब्लैक मनी, ऑब्वियस है ब्लैक मनी को कैसे इंक्लूड करोगे जब पता ही नहीं है कि कितना पैसा रखा है किसी ने। अभी फिर से 2000 की नोट बंद हो गई, ठीक है, तो बहुत सारे लोगों की ब्लैक मनी सामने आ रही है, ठीक है। कुछ लोगों ने तो उसे ऑब्वियस है कि सितंबर तक जो हो पाएगा, बहुत ज़्यादा अमाउंट रखा होगा तो वो फिर काम का नहीं रहेगा, ब्लैक मनी। नेक्स्ट सेल्स लेस परचेज ऑफ ओल्ड गुड्स या ब्रैकेट में सेकेंड हैंड गुड्स, सेकेंड हैंड गुड्स। देखो एक बार आपने खरीद लिया तो वो ऑलरेडी इनकम में कैलकुलेट हो गई, अब आप वापस उसी को दूसरे को बेच रहे हैं तो खाली इनकम यहाँ से वहाँ हो रही है, वो इंक्लूड कैसे हुई, कुछ भी इनकम में ऐड कैसे हुआ, ठीक है। तो जो सेकेंड हैंड गुड्स होते हैं ना उनको हम इंक्लूड नहीं करते। हाँ बट ऐसा मान लो कि एग्जाम्पल के तौर पे दे रहा हूँ मैं, सपोज करो ये ए है और ये बी है, ए एक फॉर्म बी को बेच रहा है, ठीक है,
ए बी को बेच रहा है। अब ए जब बी को बेचेगा तो बीच में कोई ब्रोकर होगा, तो सपोज करो ये ब्रोकर 1% कमीशन लेता है। अगर इसने इसको 1 लाख में बेचा, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे तो 1 लाख का 1% बहुत कम हुआ। एक्चुअली 1% जो भी होगा, 1% जो होगा ब्रोकर का, ठीक है, तो ब्रोकर का 1% इंक्लूड होगा, लेकिन ये 1 लाख इंक्लूड नहीं होगा, बिकॉज एक से दूसरे को ट्रांसफर हुआ है, तो ये कोई एडिशनल इनकम में ऐड नहीं हुआ है। पहले इसकी इनकम ऐड हो रही थी, अब इसकी इनकम ऐड होगी, तो बात तो वही हुई ना, कोई फर्क नहीं पड़ा इसमें। लेकिन जो ब्रोकर को 1% मिला है वो उसकी इनकम में ऐड हुआ है, तो वो 1% जो इसका कमीशन होगा वो इंक्लूड होगा। सो ब्रैकेट में लिखना ब्रोकर कमीशन इंक्लूडेड। सेकेंड हैंड गुड्स का जो परचेजिंग या सेल होता है उसको इंक्लूड नहीं करते, बट ब्रोकर कमीशन इंक्लूडेड। ब्रोकर कमीशन इंक्लूडेड। फोर्थ, कैपिटल गेन। कैपिटल गेन, कैपिटल गेन समझो, जैसे सपोज करो इसने जब प्रॉपर्टी खरीदी थी वो 10 लाख की खरीदी थी, 90,000 की खरीदी थी, ठीक है। जब इसने सेल किया, इसको इन्फ्लेशन बढ़ चुका है ना, अब थोड़े 1-2 साल बाद जब सेल किया, इसने 1 लाख में सेल किया, ठीक है। तो 90,000 में खरीदा था, 1 लाख में बेचा, तो 10,000 इसका कैपिटल गेन हुआ। ये भी इंक्लूड नहीं होगा, ये भी इंक्लूड नहीं होगा। तो कैपिटल गेन के बाजू में लिख लेना इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट। इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट। इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट। अब उसमें लिखो इफ यू बाय लैंड, इफ यू बाय लैंड एंड वैल्यू ऑफ लैंड इंक्रीज्ड and after selling you will get some profit, you get some profit. This profit will not be included in national income. This profit will not be included in national income. ठीक है। So लास्ट, हाउस होल्ड सर्विसेज। अब आपकी मदर आपके लिए काम कर रही हैं, तो उनको कोई इनकम मिल रही है क्या? एग्जाम्पल में लिख लेना हाउस वाइफ सर्विसेज, हाउस होल्ड सर्विसेज, यानी ब्रैकेट में लिख लेना हाउस वाइफ सर्विसेज, हाउस वाइफ सर्विसेज। नाउ लिखो नेक्स्ट, आइटम इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। आइटम इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, उसमें पहला लिखो सेल्फ कंज्यूम गुड्स, वैल्यू ऑफ सेल्फ कंज्यूम गुड्स, वैल्यू ऑफ सेल्फ कंज्यूम गुड्स। इस चीज़ को समझना। सेल्फ कंज्यूम गुड्स, सेल्फ कंज्यूम गुड्स का मतलब क्या है? फार्मर, सपोज करो एक फार्मर है, ठीक है, वो टोटल प्रोडक्शन 50 टन का करता है, आउट ऑफ दिस 10 टन वो उसकी फैमिली के लिए यूज़ होता है एंड 40 टन वो सेल कर देता है। 10 टन उसकी फैमिली के लिए यूज़ करता है, यानी सेल्फ कंजम्पशन के लिए, परिवार है सेल्फ कंजम्पशन के लिए यूज़ करता है, बड़ा फार्मर है। 40 टन वो किसी को सेल करता है, मतलब तो ये भले उसका सेल्फ कंजम्पशन है, दिस विल ऑल्सो बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। ये सेल्फ कंजम्पशन है, स्टिल दिस विल बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। सो टोटल 50 टन पूरा इंक्लूड होगा नेशनल इनकम में, ना कि 10 सिर्फ 40 टन। ऐसा नहीं कि सिर्फ ये सेल कर रहा है तो ये इंक्लूड होगा, ऑल 50 टन्स विल बी इंक्लूडेड, ठीक है। सो एग्जांपल में लिखो फार्मर, one farmer produces 50 ton, out of this
10 ton used for self consumption, sell in market for profit. ठीक है, all 50 tons will be included, all 50 tons will be included. Second, अगर खुद की प्रॉपर्टी और आप उसमें रह रहे हो उसका भी रेंट इंक्लूड होगा. सो लिखो एस्टिमेटेड रेंट ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, एस्टिमेटेड रेंट ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज. सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी. सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज. ठीक है, सो क्लियर है. तो जो भी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है आप उसका भी रेंट इंक्लूड करते हो, मतलब जो भी रेंट आप अगर कहीं और रहते तो पे करते तो वो भी आपका इंक्लूड होता है. सो होप सो क्लियर है आपको सबको. नेक्स्ट कौन सा सेक्टर कौन से मेथड से कैलकुलेट होता है. 3 मेथड जैसे हमने पढ़े थे उन सबको देख लेते हैं. सो देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको लिखवाया, कल को आ सकता है MCQ कि आउट ऑफ दिस विच वन इज नॉट द पार्ट ऑफ नेशनल इनकम. उसमें आपको देंगे ब्लैक मनी, ठीक है, कैपिटल गेन. MCQs बनाना बहुत आसान है. मैंने कहा ना कि अब जो मेरे टेस्ट होंगे ना वो मेरे सेल्फ मेड MCQs होंगे, प्रीवियस ईयर UPSC के क्वेश्चंस होंगे और जिस ट्रेंड में पूछे जा सकते हैं. यानी ऑब्वियसली इट विल नॉट बी इजी, बट हाँ जो कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाए हैं उससे बाहर से कुछ भी नहीं आने वाला. ठीक है, सो आपको करना कुछ नहीं है, बस इन्हीं को बार बार रिवाइज करो. एकदम दिमाग में घुसा हुआ होना चाहिए कि क्या क्या इंक्लूड्स होंगे क्या इंक्लूड नहीं होगा. बिकॉज अगर वहीं पे ऑप्शन UPSC देखो अब ट्रेंड चेंज करे, वो हार्ड क्वेश्चन पूछेगा. नेशनल इनकम इंक्लूड्स, ऐसा क्वेश्चन आएगा. इंक्लूड्स MCQ बता रहा हूँ. फर्स्ट आपको देगा वो ओल्ड एज पेंशन. सेकंड देगा रिटायरमेंट पेंशन. अब मोस्ट ऑफ टीचर है ना खाली पेंशन लिखवाते हैं, या बहुत सारी बुक्स में खाली पेंशन लिखा है, बट बच्चा कंफ्यूज है ये दोनों में से, तो पेंशन में वो दोनों टिक करके आएगा, बट गलत है. थर्ड कैपिटल गेन. फोर्थ सेल्फ कंज्यूम्ड गुड. रेंट ऑफ ओन प्रॉपर्टी. ब्लैक मनी. एंड उसको हार्ड करना है क्वेश्चन तो ऑप्शन ऐसे बनाएगा. ओनली 2 आर करेक्ट, बी ओनली 3 आर करेक्ट, सी ओनली 4 आर करेक्ट, ऑल आर करेक्ट. ऑप्शन क्या होगा देखो, नेशनल इनकम में कौन कौन सी इंक्लूड होगी. रिटायरमेंट पेंशन विल इंक्लूडेड, ठीक है. सेल्फ कंज्यूम गुड बिन पढ़ने से ऐसा लगता है नहीं होंगे. और रेंट ओनली 3 आर इंक्लूडेड एंड 3 विल नॉट बी इंक्लूडेड. ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस बन सकते थे. वो कितनी आसानी से बन गया क्वेश्चन. अब यही क्वेश्चन कितना टफ लगता अगर आपने ये कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा होता. समझ रहे हो. सो किस तरीके से डील करना है वो आपको समझना होगा. ठीक है, सो नेक्स्ट लिखो. क्वेश्चन समझ आया, ऐसे लिख लो क्वेश्चन. इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, हर टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. अब लिखो पहला जो मेथड यूज होती है इनकम मेथड्स. पहला लिखो इनकम मेथड. उसमें क्या क्या कौन कौन सी चीज़ें इनकम मेथड से कैलकुलेट होती है. तो जो भी सर्विसेज हैं उन सबको हम इनकम मेथड से कैलकुलेट करते हैं. टर्शियरी सेक्टर, ठीक है. तो लिखो नेशनल इनकम फॉर टर्शियरी सेक्टर, ब्रैकेट में लिख लेना सर्विसेज, आर कैलकुलेटेड बाय द मेथड ऑफ आर कैलकुलेटेड बाय इनकम मेथड. सेकेंड लिखो प्रोडक्शन मेथड.
इसमें लिखो टू मेजर एग्रीकल्चर माइनिंग and manufacturing of electricity, gas and water supply. Mining and manufacturing of electricity, gas and water supply are calculated by production method. Are calculated by production method. मतलब अलग अलग सेक्टर्स हैं. अब मैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी सेक्टर क्या वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है. बट अभी के लिए ये लिख लो, जैसे एग्रीकल्चर हमारा प्राइमरी सेक्टर है, ठीक है. तो प्राइमरी सेक्टर में माइनिंग और एग्रीकल्चर दोनों आ जाते हैं, याद रखना. देखो प्राइमरी सेक्टर है ना, इसको रफ करो, ये क्वेश्चन आपने लिख लिया होगा. जो प्राइमरी सेक्टर है ना, उसमें आपका आ जाता है एग्रीकल्चर एंड माइनिंग. सेकेंडरी में आपकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, सब कुछ आ जाता है. बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ये सेकेंडरी का पार्ट है, बट नो, दिस इज प्राइमरी एक्टिविटी, ठीक है. तो लिखना है तो लिख लो, आप एक काम करो, कर ही लो अभी इसको. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में पहले तो ये जो आपका चल रहा है उसको ख़त्म कर लो, ठीक है. लिखा वाटर सप्लाई. एंड थर्ड एक्सपेंडिचर मेथड. एक्सपेंडिचर मेथड used in construction of used in construction, रोड, बिल्डिंग्स एक्सेट्रा, ये सारे जो भी कंस्ट्रक्शंस आप करते हो इसमें यूज़ होता है, ठीक है. उसमें हम लोग कौन सा मेथड यूज़ करते हैं? 5 मिनट सिर्फ. आप तब तक वो बाकी 2 निपटा दीजिए ना. ओके ओके, ठीक है. सो आपका एक्सपेंडिचर मेथड किस में यूज होता है? कंस्ट्रक्शन एंड फील्ड्स में. तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में पहला याद रखना. अब देखो मैं ये आपको लिखवा दे रहा हूँ, ये भी लिख ही लो आप. इकोनॉमिक एक्टिविटीज में पहला प्राइमरी एक्टिविटीज. प्राइमरी एक्टिविटीज देखो कौन सी है, इसमें 2 है. एक है एग्रीकल्चर, ठीक है. सेकंड इसमें माइनिंग जो है ना, वो प्राइमरी एक्टिविटी का पार्ट है. माइनिंग जो है वो प्राइमरी एक्टिविटी का पार्ट है. सेकंड आपका सेकेंडरी मेथड आता है. देखो बहुत बेसिक से क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए. बहुत छोटी छोटी चीज़ें क्वेश्चन बन के आती हैं. सेकेंडरी मेथड. सेकेंडरी मेथड में आपका मैन्युफैक्चरिंग, यानी इंडस्ट्री आ गया, ठीक है. सेकेंड आपका प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, गैस सप्लाई, ठीक है. थर्ड कंस्ट्रक्शन, रोड्स, बिल्डिंग्स, किसी भी तरीके का कंस्ट्रक्शन एक्सेट्रा, ठीक है. एंड थर्ड टर्शियरी सेक्टर. इसमें आपके आ जाते हैं सारे सर्विसेज. टर्शियरी सेक्टर में आपका कौन कौन सा इंक्लूड हो जाता है? सर्विसेज, ठीक है. और लास्ट एक क्वार्टरनरी सेक्टर होता है, फोर्थ सेक्टर, ठीक है. ये लिख लो आप लोग, क्वार्टरनरी सेक्टर.
वो आपका इंक्लूड होता है R&D जो डिपार्टमेंट होता है ना, यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वो इसमें आ जाता है R&D। तो ये इकोनॉमिक्स क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ था, ये लिख लेना, क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अब इसमें याद ऐसे रखना कि प्रोडक्शन मेथड में क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं। कौन कौन सी चीज़ें मैंने प्रोडक्शन मेथड में लिखवाई है आपको। देखो प्रोडक्शन मेथड में याद रखना, कंस्ट्रक्शन को छोड़ के ये पूरा प्रोडक्शन मेथड बहुत इजी है याद रखना, एक्सेप्ट कंस्ट्रक्शन, ठीक है, एक्सेप्ट कंस्ट्रक्शन प्रोडक्शन। कंस्ट्रक्शन चला जाता है एक्सपेंडिचर मेथड में, यानी एक्सपेंडिचर मेथड से इसकी जीडीपी कैलकुलेट होती है, और फिर लास्ट में तीनों को ऐड कर देते हैं तो टोटल जीडीपी मिल जाती है। टर्शियरी सेक्टर आपका चला जाता है हमारा इनकम मेथड में, ठीक है, इस तरीके से क्लासिफाई किया गया। सो क्लियर है सबको। नेक्स्ट हेडिंग डालो, प्रॉब्लम्स इन एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम, प्रॉब्लम्स इन एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम, प्रॉब्लम्स इन एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। लिखो फर्स्ट, प्रैक्टिकल एंड स्टैटिस्टिकल प्रॉब्लम, प्रैक्टिकल एंड स्टैटिस्टिकल प्रॉब्लम, प्रैक्टिकल एंड स्टैटिस्टिकल प्रॉब्लम। प्रैक्टिकल एंड स्टैटिस्टिकल मत लिखो, प्रैक्टिकल स्लैश करके स्टैटिस्टिकल लिखो। क्या प्रॉब्लम आ सकती है स्टैटिस्टिकल, डेटा नहीं होगा हमारे पास, ठीक है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है, जिनका मतलब कोई हिसाब किताब ही नहीं होता। अब ऑटो ड्राइवर है, वो 20 रुपये कमा रहा है, उसका कोई हिसाब है हमारे पास, कोई बिल होता है नहीं होता, तो मतलब एक पर्सन से उसने 20 रुपये लिया, तो हमारे पास हर चीज़ का डेटा नहीं होगा, ठीक है। तो ये बड़ा एक प्रॉब्लम है, तो लिखो उसके अंदर लिखो एक्टिविटीज़ ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जो स्टैटिस्टिकल प्रॉब्लम है उसमें एक्टिविटीज़ ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रिलायबल डेटा, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रिलायबल डेटा। तीसरा ब्लैक मनी, एंड ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक कहाँ पे है, जो अंडर डेवलप कंट्रीज़ हैं, ठीक है, लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ हैं, बिकॉज वहाँ पे कुछ भी मोस्ट ऑफ चीज़ें अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, तो वहाँ पे हमें प्रॉपर डेटा तो कभी मिल ही नहीं पाता है। फिर सेकंड लिखो कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम, सेकंड है आपका कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम, कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम। एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो ताकि आप सबकी हेल्प हो पाए, ठीक है। एंड ये प्रॉपर एक ऐसा नहीं होगा कि बीच में कहीं पे छोड़ देंगे, हम आपको पूरा करवाएंगे, पूरा सारे सब्जेक्ट्स प्रॉपरली करवाएंगे। सो लंबे टाइम तक रहो, सिलेक्शन पक्का है। कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स, क्लासेस लंबी होंगी थोड़ी, ठीक है, डिटेल में चीज़ें कवर होंगी, बट वो आपके लिए फ़ायदेमंद है। लिखो कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स में लिखो पहला, दिस प्रॉब्लम्स ओरिजिनेट ड्यू टू लैक ऑफ कंसेंसस among the economists regarding the following। अब क्या प्रॉब्लम्स है देखो, पहला चीज़ तो क्या इंक्लूड करना चाहिए क्या नहीं इंक्लूड करना चाहिए, वो हर इकोनॉमिक्स के हिसाब से अलग अलग होता है। कोई बोलता है ये इंक्लूड करो, कोई बोलता है नहीं करो, कुछ कंट्रीज इंक्लूड करती हैं, कुछ कंट्रीज नहीं करती। तो पहला प्रॉब्लम लिखो, व्हाट शुड और शुड नॉट बी इंक्लूडेड, व्हाट शुड और शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, what should or should not be included in national income, what should or should not be included in national income। हाउसवाइफ सर्विसेज क्यों इंक्लूड नहीं होता, वो भी तो काम ही है। सेकेंड, डिफरेंट
टू बी अडॉप्टेड, लाइक बेसिक प्राइस, मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट, कौन सा इंक्लूड करें? अलग अलग इंसान, अलग अलग इकोनॉमिस्ट अलग अलग चीज़ें बोलते हैं. सो डिफरेंट मैथोडोलॉजीज टू बी अडॉप्टेड लाइक बेसिक प्राइस, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट. बेसिक प्राइस लें, कांस्टेंट प्राइस लें, क्या लें, मतलब करंट प्राइस लें, क्या लें, वो भी अलग अलग इकोनॉमिस्ट की अलग अलग चीज़ें मानना है. एंड द थर्ड वन इज सिलेक्शन ऑफ सैम्पलिंग मेथड. स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स में भी तो प्रॉब्लम है कि सैम्पलिंग मेथड कौन कौन सी इंक्लूड करें. तो सिलेक्शन ऑफ सैम्पलिंग मेथड. सो होप सो यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर होंगी. अब एक लास्ट 45 to 45 मिनट से ज़्यादा नहीं होगी, 45 मिनट के नियर अबाउट की क्लास होगी, ठीक है. उसके बाद आप लोगों का टेस्ट हो जाएगा एंड ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए भी चीज़ें अवेलेबल करवा देंगे. सो 45 मिनट का लेक्चर होगा. उसमें जो टाइप्स ऑफ इनकम है, जिससे अभी रिसेंटली एक दो और क्वेश्चन आ चुका है, जैसे डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है, पर्सनल इनकम क्या होता है, वो खत्म करेंगे. तो ये आपका पूरा मॉड्यूल अच्छे से, मॉड्यूल 1 कंप्लीट हुआ नेशनल इनकम, और अच्छे से आपका पूरा कवरअप हो गया. सो आप प्रॉपरली इसको करते जाइए साथ में. एंड इसके बाद हम लोग सेकेंड मॉड्यूल जो है वो इन्फ्लेशन लेंगे डिटेल में, ठीक है. सो होप सो आपको पूरा अच्छे से समझ आया. वैसे इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी है, तो देखते हैं कौन सा मॉड्यूल लेंगे उसके बाद, ठीक है. बट प्रॉपरली पूरा सिलेबस डिटेल में कवरअप होगा, ये श्योरिटी, ठीक है. अब तक तो आपको आइडिया आ भी गया होगा. सो अभी भी कुछ फैक्ट्स हैं जो हम लिखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है. एंड उसके बाद सारे अलग अलग टाइप के इनकम्स हैं, वो सब देखेंगे. सो नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं. तब तक के लिए बाय.